हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस में यूज होने वाले कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। कौन कौन से जो यूनिट्स हैं जो मेजरमेंट के बायोलॉजिकल साइंस में जनरली यूज करे जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत ही कॉमन से हैं बट कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, इस तरीके से हम बात करेंगे कि कोई कन्फ्यूजन जो इन फ्यूचर में है वो ना रहे। ठीक है। और जो बहुत ही रेयर यूनिट्स हैं जो आपको सुनने में कम आती हैं मगर क्वेश्चन उनसे एग्जाम से नॉर्मली रहते हैं। ठीक है। तो देखिए, सीरियल नंबर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, पैरामीटर्स मेजर्ड मतलब कौन सी चीज़ को मेजर करने के लिए ये यूनिट काम में आती है, और कुछ एक उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है। और इसी लेक्चर में कुछ साइज ऑफ सेल और उसके आर्गन्स की बात करेंगे, जो उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे कि उनका साइज उनसे किस तरीके से रिलेटिवली स्मॉल या लार्ज होता है। ठीक है। और फिर एक कंपैरेटिव अमॉन्ग द एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर एंड मीटर के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एंगस्ट्रॉम होता है वो एक स्वीडिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है। स्वीडिश मतलब स्वीडन की लैंग्वेज है, ना कि लैटिन और ग्रीक। नॉर्मली हम बात करते हैं तो लैटिन और ग्रीक का नाम आता है उसमें, बट इसके डिफरेंट ये क्या है, ये स्वीडिश अल्फ़ाबेट है। और नॉर्मली ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है इन बायोलॉजिकल साइंस से, सेल बायोलॉजी में। ठीक है। जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूनिट मेम्ब्रेन, एंजाइम मॉलिक्यूल, जो सेल के साइटोप्लाज्म में नॉर्मली फंक्शनल होते हैं उनके बारे में। ठीक है। उनका साइज होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। तो आप इसे देखें, ये एंगस्ट्रॉम किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या ऐसे मेजर करते हैं हम। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूनिट मेम्ब्रेन एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स। इसके बाद आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, केवल एक पॉइंट का मतलब 10 वैल्यूज़ का डिफरेंस है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को एंगस्ट्रॉम में मेजर करें और उसके बाद हम उसे नैनोमीटर में करें तो क्या होगा, देखिए अगर एक एंगस्ट्रॉम है तो नैनोमीटर में 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है सेम वही चीज़ है, नैनोमीटर को भी लेंथ मेजर करने में काम में लाया जाता है बायोलॉजिकल साइंस में। और इसी तरीके से राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूनिट मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल जो हैं वही मेजर करे जाएंगे। इसके बाद आता है माइक्रोन, जिसे हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी लेंथ को मेजर करता है, बट इसमें और थोड़ा सा अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट वाले जो आर्गन्स होते हैं, ये आर्गन्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे सीलिया एंड फ्लेजला, जो हमारे फ्लेजला प्रेजेंट होते हैं या हमारी जो लेयर्स होती हैं उन पर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मेजर करने में लाता है सीलिया एंड फ्लेजला नॉर्मली। ठीक है। उसके बाद आता है बेस पेयर्स। बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बेस पेयर्स क्या मेजर करते हैं। बेस पेयर का नंबर आता है कि डीएनए इतने बेस पेयर, जैसे हम बोलते हैं कि प्रमोटर, व्हाट इज प्रमोटर, या व्हाट इज रिड्यूसर्स या इनहिबिटर्स, तो कहते हैं ये इसका साइज जो है 200 बेस पेयर्स है, ये 2000 बेस पेयर्स। तो दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कि इस डीएनए जो प्रमोटर का वर्क कर सकता है वो डीएनए का साइज कितना होना चाहिए, 200 बेस पेयर्स। इसका मतलब ये न्यूक्लियोटाइड के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करने वाला यूनिट है। ठीक है। जो नॉर्मली डीएनए और आरएनए दोनों केस में यूज करा जाता है। इसके बाद आता है सेंटीमॉर्गन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सेंटीमॉर्गन को मैप यूनिट भी बोला जाता है, और ये जेनेटिक लिंकेज, जब हम फिजिकल मैप बनाते हैं जेनेटिक्स में तो जो लोकाई और मार्कर को नोटिस करते हैं, ठीक है, ये उसी को रिप्रेजेंटेशन है सेंटीमॉर्गन्स। स्पेशली जो डीएनए पे जेनेटिक मैप लिंकेज की जो होते हैं ना, लिंकेज जो मेंडल के जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका एक एक्सेप्शन होता है लिंकेज। ठीक है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दो एक्सेप्शन है, तो इसमें जेनेटिक लिंकेज को जो मेजर करा जाता है वो सेंटीमॉर्गन, मतलब कहने का डीएनए के ऊपर जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ किया जाता है वो सेंटीमॉर्गन के टर्म्स में किया जाता है। उसके बाद आता है डॉप्सन। ठीक है। डॉप्सन, डेसिबल एंड डाल्टन, तीन चीज़ें ध्यान रखना है डी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉप्सन की, कैपिटल डी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल इसका। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, कि ओजोन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी थी, कितनी रिड्यूस हो गई ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो डॉप्सन यूनिट में करते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आप ध्यान रखना। इसके बाद आता है फर्मी या फेमिटोमीटर, ये मेजर करता है न्यूक्लियर साइज या फिर न्यूक्लियर की रेडियस। एक फर्मी जो होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल। इसके बाद आता है राइटर स्केल, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के बारे में, सेस्मोग्राफ के बारे में। तो जो राइटर स्केल है वो यूनिट है, ना कि सेस्मोग्राफ। सुनूंगा तो उसकी वो तीव्रता की वो दिखाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, मगर जो स्केलिंग होती है, जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है वो राइटर स्केल पे होता है। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो इंटेंसिटी की बात करें वो मेजर करता है। इसके बाद आता है स्टोमेटल कंडक्टेंस, एक थोड़ा सा अपर लेवल का बट फोटोसिंथेसिस में नॉर्मली यूज करते हैं। स्टोमेटल कंडक्टेंस जो होता है वो स्टोमेटल एक्सचेंज की, जो स्टोमेटा होते हैं स्मॉल टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लिप्स, उन पोर्स के एरिए को कि उसके थ्रू एक पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट पोर्स मतलब स्टोमेटा, उनके थ्रू कितना गैस का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब गैस का एक्सचेंज मतलब CO2 कितनी बाहर अंदर जा रही है और O2 कितनी बाहर आ रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस, तो उसे मेजर करा जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस, और इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं GS करके, ठीक है। अभी हम इसे बताएंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस के बारे में आएगा कि पोरोमीटर। पोरोमीटर तो आपने सुना होगा, ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करा जाता है, बताइए न्यू इंस्ट्रूमेंट पोरोमीटर, ठीक है। ये एक थोड़ा सा हायर लेवल का है जो नॉर्मली रिसर्च में यूज करा जाता है, बट एग्जाम में पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस का मतलब इंस्ट्रूमेटा के थ्रू होने वाला गैसेस एक्सचेंज, कि मतलब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस CO2 कम्स इनसाइड एंड O2 आउटसाइड, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस, और इसका जो मतलब मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, मिलीमोल पर मीटर सेकेंड पर सेकेंड, मीटर को इस तरीके देखना है, मिलीमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, उस पार्टिकुलर एरिया। अभी नीचे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है NR एक्टिविटी। NR का मतलब होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, जो एंजाइम्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज होता है और फोटोसिंथेसिस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसे हम मेजर करते हैं, जो N मतलब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं पर नाइट्रोजन किलोग्राम में कौन सा वेट लेते हैं, लीफ का फ्रेश वेट पर सेकेंड। इस तरीके से इसकी एक्टिविटी का आपका जो है ये इसकी यूनिट ध्यान रखना है आपको, कि इसके किस उसमें मतलब मेजर करते हैं और कहाँ पे एंजाइम ये काम आता है। नाइट्रेट एडिक्टेज एंजाइम जो होता है नॉर्मली नाइट्रोजन का जब हम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटीज होती है उसमें काम आता है। इसके बाद आता है डाल्टन। हमने बताया ना, डाल्टन जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन्हें मेजर करने में काम करते हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करने में काम किया जाता है। बट मोस्टली देखा गया है कि प्रोटीन्स की जो यूनिट्स होती है उसे आप डाल्टन में रिप्रेजेंट करते हैं, कितने डाल्टन। इसके बाद आता है CA का मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आल्सो एंजाइम यूज्ड इन दी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। आपने देखा होगा नॉर्मली ये एनिमल में पाया जाता है और प्लांट में पाया जाता है। जब हम रिएक्शन दिखाते हैं कि H2O प्लस CO2 इस तरीके से और H2CO3 इस तरीके से जो हम बनाते हैं, और उसके बाद ये डिसोसिएट होकर प्रोटॉन्स बनाता है और इस तरीके से CO2, ये प्रोटॉन फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होता है इसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और ये फोटोसिंथेटिक बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स हैं। और जो हमारे जो एनिमल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं RBCs, जो जब CO2 कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 हमारी बॉडी में एंटर करती है, तब भी एंजाइम काम करता है। कहने का मतलब है ये प्लांट में पाया जाता है और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है वो मिली मॉल में करते हैं, मॉल CO2 पर किलोग्राम में कौन सा वेट लेंगे, लीफ का फ्रेश वेट, क्योंकि ये एकदम एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फ्रेश लीफ में ही आते हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो इनकी यूनिट को भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है लिपिड परऑक्सीडेशन। लिपिड परऑक्सीडेशन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है उन पे एक बैक्सी का मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना मोम, एक कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट बैक्स जो है लिपिड है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मटेरियल को क्यूटिन, और जो इससे बनने वाली जो कवरिंग होती है पूरी एक लेयर होती है उसे बोला जाता है क्यूटिकल, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की तो ये बैक्सी लेयर जो डैमेज हो जाती है, और इसके बाद लाइट और जो पेनिट्रेट करके लीफ की जो अंदर का मटेरियल होता है मतलब टिश्यू उसे डैमेज कर देता है। कहने का मतलब जो टर्म आते हैं नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं कि अगर केवल क्लोरोफिल का डैमेज हुआ तो क्लोरोसिस बोलेंगे, और क्लोरोफिल के बाद टिश्यू भी डैमेज हो गया, मतलब जिस सेल में प्रेजेंट था क्लोरोफिल वो सेल भी डैमेज हो गई, और लीफ के कहते हैं आर पार जो एक मतलब हमें दिखाई देने लगा, कहते हैं कंप्लीटली टिश्यू डैमेज, तो उसे बोलते हैं नेक्रोसिस। तो उनकी सबकी जो शुरुआत होती है वो लिपिड परऑक्सीडेशन से होती है। जो बैक्सी लेयर पहले वो हटती है, उसके बाद क्लोरोफिल डैमेज होता है तो क्लोरोसिस हो गया, उसके बाद क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स भी डैमेज हो गई, तो ये कहलाएगा आपका नेक्रोसिस। 3 स्टेप को ध्यान रखना है। तो लिपिड परऑक्सीडेशन इज जस्ट द removal of the waxy layer that are present on the leaf due to the high intensity of light। तो कहने का मतलब है जब लाइट की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है तो लिपिड परऑक्सीडेशन होता है। तो लिपिड परऑक्सीडेशन कितना हुआ इसे मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक केमिकल होता है मेलोनाल्डिहाइड, इसे हम मतलब इसके लेवल को प्लांट में मेजर करते हैं। किस टर्म में करते हैं, माइक्रोमोल पर लीटर में, और हम बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज लिपिड परऑक्सीडेशन हुआ इसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके। इसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को मैंने इसलिए नहीं करा कि ये आपको खुद लिख के बताना है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट देखते हैं पास्कल या टॉर। ये भी देखिए प्रेशर के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, मतलब इसके यूनिट है, बट पास्कल और टॉर बहुत ही रेयर मतलब यूज करने वाले किए जाने वाले वो यूनिट्स हैं। इन्हें देखिए कहाँ पे यूज होता है, पास्कल और टॉर दोनों प्रेशर को ही कंसीडर करते हैं, प्रेशर को ही मतलब बताते हैं, और स्पेशली ये लिमिटेड है वेरी अल्ट्रा लो गैस प्रेशर को, मतलब बहुत ही जो माइन्यूट लेवल का प्रेशर होता है उसे मेजर करने के लिए यूज कराए जाते हैं पास्कल एंड टॉर। अगर हम इनके दूसरे पैरामीटर यूनिट से संबंध बनाएं तो संबंध निकल के आते हैं, बट आपको यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि पास्कल किसे मेजर करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेशर को, या टॉर किसे प्रेजेंट करता है, प्रेशर को, ठीक है। इसके बाद आता है डेसिबल।
डेसिबल आपने देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे कि किस इंटेंसिटी की जो साउंड होती है वो हमारे लिए पोल्यूशन में काउंट होती है। नॉइज़ और साउंड का कन्वर्जन कि किस लेवल तक नॉइज़, उसके बाद वो साउंड, या साउंड से नॉइज़ में जब कन्वर्जन होता है तो इसी को हम मेजर करते हैं। तो खैर यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो डेसिबल होता है वो साउंड की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, या हम और ज़्यादा क्लियर करें तो साउंड का प्रेशर या फिर उसकी जो लाउडनेस होती है, ठीक है, जो एनर्जी ऑफ द प्रेशर वेव जो चलती है ना, किसी को आवाज़ लगाएं तो हमारी जो आवाज़ वॉइस उसके पास जा रही है प्रेशर वेव की फॉर्म में जा रही है, तो उनकी जो एनर्जी होती है, कहने का मतलब बहुत ही एग्जैक्ट चीज़ जो है वो लाउडनेस की बात करता है, ठीक है। कहने का मतलब साउंड की जो लाउडनेस होती है, या ओरल टर्म ज़्यादा थोड़ा और हम जैसे इजीली करें तो साउंड की इंटेंसिटी को जो मेजर करने वाला जो पैरामीटर होता है वो आपका डेसिबल होता है। इसके बाद आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जो है वाटर की प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बीच एक मतलब पैरामीटर्स है, एक चीज़ है जिसे हम मेजर कर रहे थे, टर्बिडिटी, ठीक है, एक यंत्र होता है हमने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में सभी इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, उसमें आप इसे देखें, ठीक है। टर्बिडिटी का जो मीटर होता है मतलब यूनिट होती है वो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, NTU से शॉर्ट में बोलते हैं, तो आप ये समझ लें टर्बिडिटी, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ कितनी ज़्यादा है वाटर में उसे डिटेक्ट करने का जो पैरामीटर्स है उसे टर्बिडिटी कहा जाता है। और टर्बिडिटी का जो मेजरमेंट होता है वह NTU के थ्रू करा जाता है कि कितने NTU, इसका मतलब कि वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है या कम पोल्यूटेड है। नेक्स्ट आता है पोरोमीटर। देखिए अभी ऊपर वाले जो हमने पैरामीटर बताया था इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस, उसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंटल पोरोमीटर। आपने पोटोमीटर सुना होगा, पोटोमीटर से कंफ्यूज मत होइए, पोटोमीटर ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, उसे मेजर करता है। ये है पोरोमीटर, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस, इंस्ट्रूमेंटल जो एक्सचेंज होता है उसे मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या करता है, जो एरिया इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग होता है किसी लीफ पे, कितने जो इंस्ट्रूमेंट है ओपन है एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उससे ये आईडी देता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस की वैल्यू को बताता है। और उसका हमने आपको बताया कि उसकी यूनिट क्या होती है, वो आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद सेट वर्क, आपने बहुत ही कॉमन है 9th से स्टार्ट करा होगा कि राइबोसोम में 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, 80S वाले और 70S वाले, तो उन्हें 2 यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं जब माइनिंग से माइनिंग की कंसंट्रेशन चेंज होती है सेल में, ठीक है। तो वो अपने अपने एरिया में मूव कर जाते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट बताया था, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट आई थी वो सेडबर्ग यूनिट। तो कहने का मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम का जो मेजरमेंट होता है वो जो टर्म्स होता है वो उसे सेडबर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं साइज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सीरियल नंबर है, नेम एंड एवरेज साइज। तो हमें यहाँ पे बताना है कहाँ से हम चलते हैं, किधर की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेल का साइज जो नॉर्मली क्या होता है वो आपका माइक्रॉन से होता है, ठीक है, माइक्रॉन से मिलीमीटर की तरफ, ठीक है, माइक्रॉन से मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, माइक्रॉन टू मिलीमीटर। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए कि ये तो एवरेज है कि सेल का नॉर्मल साइज क्या होता है, माइक्रॉन से 10 माइक्रॉन से 10 मिलीमीटर तक। अब यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रिच का एक एस्टाबुलरिया जो बहुत बड़ा एक ग्रीन एल्गा होता है और जो अपना सेल की जेनेटिक्स का जो काम होता है वो इसी पे होता है, एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। अच्छा उसके बाद नर्व सेल का नाम सुना होगा आप, नर्व सेल बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसके बाद एक कैलोरपा जो भी एक यूनिसेलुलर एल्गा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो हमने नॉर्मल बात करी हमने उसी को नंबर दिया। देखिए नंबर 1 सेल नॉर्मली 10 माइक्रॉन टू 10 मिलीमीटर तक साइज हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्शनल केस है उन्हें हम नॉर्मल अपनी फाइंडिंग में यूज़ नहीं करते, बट हमने आपको यहाँ बताया कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो 170 मिलीमीटर का होता है। इसी तरीके से एस्टाबुलेरिया यूजली 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। नर्व सेल 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है और जो कैलोरपा एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है वो 1 मीटर तक हो सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो केल्प, जैसे आपने सुना होगा लेमिनेरिया वगैरह, बहुत बड़े मीटर के होते हैं, तो उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर एक एवरेज रखा है कि सेल 10 माइक्रॉन टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे दिया आपको, जैसे ऑस्ट्रिच 170 पहुँच गया, मतलब सेल के एवरेज साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फिर एस्टाबुलेरिया, ठीक है, वो सेंटीमीटर में पहुंच गया मिलीमीटर के बाद, और फिर कैलोरपा वो आपका मीटर में पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि माइक्रॉन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर तक का आइडिया दे दिया। अगर हम यहाँ पे सेल की बात करेंगे, सेल का नॉर्मल साइज 10 माइक्रॉन से 10 मिलीमीटर होता है। इसके बाद हम सेल के अंदर पहुँचते हैं, सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आपको पहले एक डिफरेंस बता दें कि सेल ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनेल्स 2 डिफरेंट थिंग हैं। ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन मतलब 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, उन्हें ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। और जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं यूनिट मेम्ब्रेन वाले, उन्हें हम ऑर्गन्स बोलते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे राइबोसोम सेल का ऑर्गेनेल्स कहलाता है, बट ये भी यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। बट इसकी जो इंपॉर्टेंस है सेल के लिए, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि आपकी हार्मोन्स, एंजाइम सब प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, ग्रेटर इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने इसे ऑर्गेनेल की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। नॉर्मली एज पर स्टैंडर्ड या क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स, इट डोंट फॉलो दी रूल ऑफ क्लासिफिकेशन की इस पर डबल मेम्ब्रेन नहीं है, बट फिर भी ये ऑर्गेनेल कहलाता है। खैर हम इसे बात करते हैं। अब इसके बाद न्यूक्लियस का साइज देखिए, वहाँ पे कितना था 10 माइक्रॉन से
10 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हम केवल देखिए माइक्रोन मीटर तक ही पहुँचेंगे, क्योंकि सेल के अंदर पहुँच गए तो कितना है 5 to 30 माइक्रोन मीटर। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, 2 डैश मतलब 2 से 6 माइक्रोन मीटर, मतलब न्यूक्लियस से छोटा नॉर्मली। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए डायमीटर हम बता रहे हैं, डायमीटर के बेस पे, ना कि लेंथ के बेस पे। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो नॉर्मली प्लास्टिड से छोटी होती है और इसका साइज बैक्टीरिया के बराबर होता है, लगभग बैक्टीरिया के बराबर, ठीक है, 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर के बराबर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, देखिए न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट से बड़ा है, ना कि प्लास्टिड से बड़ा। प्लास्टिड एक अलग बॉडी होती है जिसके अंदर तीनों टाइप के जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो आपसे जब नॉर्मल बात करा जाए कि सेल का सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, तो आंसर होना चाहिए प्लास्टिड, ठीक है। और जैसे सिस्टमेटिक हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियस सेल, और सेल के बाद उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद उसका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये 3 आर्गन्स, मतलब सेल कंप्लीट बॉडी, उसके अंदर सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस, उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका लाइसोसोम। अगर ये अरेंज करने को आ जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप आराम से कर सकते हैं कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। इसके बाद हमने यहाँ पे बताया कि जो बहुत फेमस क्रोमोसोम होते हैं, लैम्ब्रेस क्रोमोसोम एंड पॉलीटिन क्रोमोसोम, तो उसमें ये देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं आपस में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा जो अपनी फ्रूट फ्लाई होती है, ड्रोसोफ्ला मेलोनोगास्टर, उसके बारे में बात करते हैं। लैम्ब्रेस का साइज देखिए कितना होता है, 800 से 1000 माइक्रोमीटर, और इस तरीके से पॉलीटिन क्रोमोसोम का साइज होता है अप टू 2000 माइक्रोमीटर, ठीक है। इससे कुछ हम करने का नहीं, केवल हमने एक आइडिया दिया है कि नॉर्मल साइज जो एक लाइसोसेल ऑर्गेनेल के साइज से कितने टाइम्स ज़्यादा ये बड़े होते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ बताने का केवल मकसद ये, तभी हमने इसे कोई नंबरिंग नहीं दी। नंबर पे इसके बाद आया राइबोसोम। देखिए हम माइक्रोन मीटर से एंगस्ट्राम पे आ गए। राइबोसोम 250 एंगस्ट्राम, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली 200 एंगस्ट्राम, मतलब राइबोसोम जो है बड़ा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा है। और इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन पे है वो 75 एंगस्ट्राम। उसके बाद एंजाइम मॉलिक्यूल्स पे उनका एक एवरेज है 20 से 100 एंगस्ट्राम के बीच का साइज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेल के अंदर सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपका आता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका लाइसोसोम आता है। तो ये चारों ऑर्गन्स आपने साइज के बाद, और ये माइक्रोन मीटर में। उसके बाद जब आपका राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है तो आपका यूनिट हो चेंज हो जाती है, ये एंगस्ट्राम में मेजर करे जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम भी एंगस्ट्राम में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एंगस्ट्राम में मेजर करे जाते हैं। और एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी एंगस्ट्राम में होते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सेल होती है जो PPLO बोलते हैं, ठीक है, MLO है PPLO, ये आपके माइक्रोन से एंगस्ट्राम में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। जिस तरीके से हमने ये बनाया, देखिए न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तक आपकी बॉडी है माइक्रोन मीटर, और राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, PPLO, ये 3 आपके एंगस्ट्राम में मेजर करे जाते हैं, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप का एक सीरीज है, जिसे देख लें, बहुत सिंपल सा, इसमें कोई नहीं। जैसे देखिए एंगस्ट्राम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर एंड मीटर में क्या रिलेशन है। आप सिंपल सा पहला एक इसे देख लें। जैसे एक एंगस्ट्राम हमने लिया तो ये नैनोमीटर से कितना छोटा है, देखिए नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 टाइम्स मतलब 0.1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम माइक्रोमीटर में, इसका मतलब होता है म्यू का 1000 के बराबर, ठीक है, ये डिफरेंस, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये था और 3 ये, तो कितना हो गया 4। इसके बाद मिलीमीटर में जाएंगे तो +3 इस पर और ऐड हो जाएगी, तो -4 था, ये पावर 7 हो गया। और मीटर में जाएंगे तो +3 और, तो इस तरीके से ये 10 की पावर 10 हो गया, ठीक है। तो आपका ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है। ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि एंगस्ट्राम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर एंड मीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्राम से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -10, मिलीमीटर में 7, माइक्रोमीटर में 4 और नैनोमीटर में 0. ओनली केवल 10 का फर्क होता है, ठीक है। तो एंगस्ट्राम सबसे छोटा है और मीटर सबसे बड़ा है। नैनोमीटर में और माइक्रोमीटर में आपका 1000 का फ़र्क है, और मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में बात करें तब भी आपका 1000 का फ़र्क है। अगर हम नैनोमीटर और मिलीमीटर में करें, ठीक है, तो 10,000 का फ़र्क आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। आप इन्हें ध्यान रखें कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो पहली सीरीज है, इसमें आपके ये जो एंगस्ट्राम के कौन से मेजर करे जाते हैं, सेंटीमॉर्गन कहाँ पे यूज करा जाता है, डॉप्सन क्या बताता है, फर्मी क्या बताता है, और आपका डाल्टन क्या बताता है, पास्कल क्या बताता है, डेसिबल क्या बताता है, टर्बिडिटी क्या बताता है, पोरोमीटर क्या मेजर करने में काम आता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस, ठीक है। आप इसे ध्यान रखें पोरोमीटर, क्योंकि पोटोमीटर सबको पता होता है, पोरोमीटर थोड़ा सा रेयर है, इसे ध्यान रखें। और सेल का साइज, सेल में सबसे बड़ा तो न्यूक्लियस, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लाइसोसोम, इन्हें अरेंज करना है। उसके बाद जब हम आते हैं राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंगस्ट्राम में नॉर्मली मेजर करे जाते हैं, और साइज जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एंगस्ट्राम में मेजर करे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो रिलेशनशिप बता दिया कि एंगस्ट्राम से मीटर तक का रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है,
ठीक है। और आप खुद इंटर रिलेट कर सकते हैं। इसे लास्ट वाले को देखिए, अगर 10⁻7 एंगस्ट्रॉम है तो इसमें से कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, क्योंकि 1.10 का फर्क है इसमें केवल। अभी से जाएंगे तो केवल यहाँ पे 3 पॉइंट और कम, 1000 और कम हो जाएंगे। यहाँ पे 6 तो यहाँ पे कितने रहेगा, 3। ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे तो इसमें 3 और कम कर दें तो केवल 1 रह गया। अब मीटर में जाएंगे तो फिर 1000 से बड़ा तो 10⁻³ क्यूब। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रिलेशनशिप भी क्लियर हो गया, और डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट यूनिट्स और सेल के आर्गन्स का एक असेंडिंग ऑर्डर में साइज़ आप मेजर कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि सेल सबसे बड़ा होता है, फिर उसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद अंदर आने वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फिर लाइसोसोम होता है। ये आपके माइक्रोमीटर तक है। उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अब ऐसे बोल रहे हैं मगर राइबोसोम बड़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा है। तो पूरा अरेंजमेंट आप कर सकते हैं सेल के आर्गन्स का, उनके बेसिस ऑफ साइज एंड हाउ दे मेजर इन विच काइंड ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट। ये भी आप बता सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम में कौन मेजर करा जाता है, माइक्रोमीटर में कौन मेजर किया जाता है, और मीटर में। ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। और प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।